हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम सीजीएल मेंस 2022 जो कि मार्च 2023 में कंडक्ट हुआ था, इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी के पूछे गए सारे क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स की भी जल्दी ही करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी। टोटल 4 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था। वेटेज तो मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, टॉपिक वाइज वेटेज का वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। पहले एंशिएंट हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला टॉपिक है प्री हिस्टोरिक पीरियड का। एक क्वेश्चन है, भीमबेटका अ नोटेड साइट ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखो, अगर कहीं भी भीम वर्ड आता है तो अगर स्टेट पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, और सिर्फ भीम ही नहीं, अगर भील वर्ड आता है तो भील जो जनजाति है वो कहाँ पर है? वो भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और बाकी अगर पर्सन वगैरह पूछता है तो भीम वर्ड जो है वो भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है। ठीक है, अब वैदिक कल्चर का एक क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर द नेम ऑफ द भारत ट्राइब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज दिस ट्राइब फर्स्ट मेंशन्ड। तो देखो, सिंपल सी बात है, जो सामवेद में उसमें तो म्यूजिक है, अथर्ववेद में मैजिकल फॉर्मूले हैं, यानी कि जो बुरी शक्तियों को या फिर बीमारियों को भगाने के लिए, ठीक है, दूर करने के लिए, उस अथर्ववेद में है। यजुर्वेद में यज्ञ कैसे करना है, कैसे आहुति देना है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो यजुर्वेद में। ठीक है, सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, बलि प्रार्थना। जो ऋग्वेद है वही सबसे बड़ा वेद है, इसमें मतलब प्रेज वगैरह हैं, कई सारे हिम्स हैं, तो जो स्टोरीज टाइप की कुछ चीजें हैं वो ऋग्वेद में ही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ पूछता है तो आंसर यही मारना है, ऋग्वेद, और यही आंसर भी है। ठीक है, तो वे चारों वेद एक बार देख लो, पहले भी करवा ही चुका हूँ। ऋग्वेद क्या है? कलेक्शन ऑफ लिरिक्स या हिम्स, मतलब भजन या गीत वगैरह हैं, उनका कलेक्शन है, और इसमें प्रेज है, ज्यादातर देवताओं की तारीफ की गई है। इसमें टोटल 10 मंडल हैं, ये याद रखना है। 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त है। ये क्वेश्चन पूछता है पुरुष सूक्त कौन से मंडल में है, तो 10वें मंडल में है। और पुरुष सूक्त में क्या है? इसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये पूछता है कि जो चारों वर्ण हैं वो कौन से सूक्त में है? पुरुष सूक्त में। ठीक है, अब यजुर्वेद में क्या है? सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, यानी बलि प्रार्थना। बलि मतलब वो नहीं कि मतलब जानवरों वाला, बलि का मतलब कि हम कोई भी चीज सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे कुछ आहुति चढ़ाते हैं यज्ञ में, तो वो भी एक तरीके से मतलब बलि जैसा होता है। ठीक है, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यज्ञ वगैरह कैसे करना है, इसे प्रोसीजर वगैरह इसमें यजुर्वेद में है। इसके 2 पार्ट हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद में केवल म्यूजिक है। ठीक है, जो इंडियन म्यूजिक है, ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक, वो सामवेद से रिलेटेड है। इसमें टोटल 1549 वर्सेस हैं, जिसमें केवल 75 ओरिजिनल हैं, और बाकी जो म्यूजिक है वो ऋग्वेद से कॉपी पेस्ट किया है। मतलब ऋग्वेद में जो म्यूजिक वाली चीजें थी उसको कॉपी पेस्ट कर दिया और 75 ओरिजिनल ऐड कर दी, तो वो हो गया सामवेद। उसके बाद अथर्ववेद में क्या है? मैजिकल फॉर्मूले। अब कैसे मैजिकल फॉर्मूले हैं? बुरी शक्तियों और बीमारियों को दूर करने के लिए मैजिकल फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसमें टोटल 20 खंड हैं। ठीक है, 20 खंडास, एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी ध्यान रखना। ये हिंदी में हो गया। अब मौर्यन डायनेस्टी का एक क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र, हु वाज द कमांडर ऑफ बृहद्रथ, द लास्ट मौर्यन एम्परर, killed the king and established a new dynasty. Which of the following was his dynasty? तो ये जो बृहद्रथ था ये आखिरी मौर्यन रूलर था। ठीक है, इसको किसने मारा था? पुष्यमित्र ने। तो पुष्यमित्र ने कौन से वंश की शुरुआत की थी, कौन सी डायनेस्टी की? तो ये हो जाएगा शुंग डायनेस्टी। ठीक है, अब देखो, देवभूति जो था वो आखिरी रूलर था शुंग डायनेस्टी का। ठीक है, इसको किसने मारा था? इसको इसके मिनिस्टर ने मारा था। जैसे शुंग डायनेस्टी का पहला रूलर जो था जिसने फाउंडेशन किया था उसने मार के शुरू किया था, तो ऐसे देवभूति को मार के उसके मिनिस्टर ने मारा, वसुदेव ने, और उसके बाद कान्व डायनेस्टी की शुरुआत की। ठीक है, कान्व डायनेस्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सतवाहना जो डायनेस्टी है उसका ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। सबसे फेमस साका रूलर कौन था? रुद्रदमन। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन में चेदी डायनेस्टी दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ये चेती या चेदी डायनेस्टी जो है ये कलिंग की डायनेस्टी है। ठीक है,
और इस डायनेस्टी के बारे में सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब इसके बारे में एक ही सोर्स है, जो कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, जो कि खाराबेला ओडिशा में है। ठीक है, एक्चुअली बात यह है कि अशोक के मरने के बाद कलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए, और ये जो इंफॉर्मेशन मिली है इस इंस्क्रिप्शन से, वो भी चेदी डायनेस्टी का तीसरा रूलर था। ठीक है, पहला और दूसरा कौन था वो पता ही नहीं है, यानी कि इसका फाउंडेशन की किसने किया वो भी नहीं पता है। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। अब मेडिवल हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिल्ली सल्तनत के वही 4 क्वेश्चन पूछे थे, सिर्फ एक ही टॉपिक से। हु कंपोज तबाकते नासिरी इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे हुए काफी बार। इसका आंसर हो जाएगा मिनाजुस सिराज। तो देखो, अलबिरूनी का तो कई बार पूछा है, तबाकते नासिरी इस बार पूछ लिया, तारीखे फिरोज शाही ये भी पूछा हुआ है, और बाकी भी पूछ सकता है। ठीक है, ये हिंदी में हो गया है। जफर खान वॉज ए फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। अगर स्लेव जनरल की बात करें तो वो कौन था, वो था मलिक कफूर। और ये सिर्फ स्लेव जनरल नहीं था, ये अलाउद्दीन खिलजी का सबसे ज्यादा करीबी था, और अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी का कमांडर भी था। मतलब जो मेन कमांडर था वो मलिक कफूर था। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और देख लो। ये नेफ्यू यानी भतीजा था, और सन इन लॉ दामाद था किसका, जलालुद्दीन खिलजी का, और इसी को मार के ये राजा बन गया था। ये पहला तुर्की सुल्तान था जिसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया, यानी बोला कि धर्म अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। ठीक है, इसने कुछ सिस्टम स्टार्ट किए। एक है दाग सिस्टम। दाग सिस्टम होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। ये होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, यानी कि कौन से घोड़े किस काम आएंगे, कौन से युद्ध में काम आएंगे, कौन किस काम आएंगे। और दूसरा है हुलिया या चेहरा। हुलिया चेहरा दोनों एक ही चीज है, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। ये है डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, यानी कौन सा सोल्जर क्या काम करेगा, कौन से पैदल सैनिक होंगे, कौन सा घुड़सवार सैनिक होगा। ठीक है, ही क्रिएटेड पोस्ट ऑफ मुस्तक राज फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए एक नई पोस्ट बना दी, मुस्तक राज। ही सॉट टू फिक्स द कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज, यानी सारी चीजों के दाम ये फिक्स करना चाहता था। ठीक है, मार्केट में, और ये मार्केट को कंट्रोल में रखना चाहता था। तो मार्केट पे चेक रखने के लिए इसने 2 ऑफिसर अपॉइंट किए थे, दीवानी रियासत और सहनाए मंडी। इसने ओपन मार्केट खोला था जिसका नाम था सराय अदल। इसमें कपड़े और बाकी चीजें बिकती थी। इसने अलाई दरवाजा बनवाया था जो कि कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है, और 1000 सुतून बनवाया था जो कि 1000 खंभों का एक पैलेस है। इसका कोर्ट पोएट था अमीर खुसरो। इसने दिल्ली तो इसकी कैपिटल थी, तो इसने दिल्ली की एक अलग शहर बना दिया था, एक अलग सिटी बना दिया था, सेकंड सिटी, जिसका नाम था सिरी। तो सिरी भी एक तरीके से इसका कैपिटल ही हुआ। ये हिंदी में हो गया। Which officer under Alauddin Khilji was required to maintain a register of merchants to ensure an adequate supply of goods? तो मार्केट से रिलेटेड में तो मैंने बताया ना आपको कि मार्केट में चेक रखने के लिए क्या क्या किसको अपॉइंट किया था, तो उसमें कौन था, शहनाई मंडी। तो यही आंसर हो जाएगा। यह था ना दीवानी रियासत और शहनाई मंडी। Who had assumed the title of बलबन। अब ये थोड़ा सा डीप पूछ लिया। हम किताब में बलबन बलबन ही पढ़ते हैं, लेकिन उसका पहले क्या नाम था वो पूछ लिया। आंसर होगा उलुग खान। अब देखो, जो बलबन था इसने खुद को टाइटल दिया था जीले इलाही का। जीले इलाही मतलब शैडो ऑफ गॉड, भगवान की परछाई। इसने इंट्रोड्यूस किया था सिजदा और पैबॉस, दंडवत प्रणाम, यानी पूरा एकदम लेट के प्रणाम करना, और पैबॉस मतलब पैरों को चूमना। ठीक है, तो इसके जो दरबारी थे, जब दरबार लगता था तो पूरा झुक के प्रणाम करते थे, और इसके यानी जो राजा होता था, ऑफकोर्स यही राजा था, तो उसके पैरों को चूमते थे सारे दरबारी, मंत्री भी। अब मॉडर्न हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे थे। Who among the following was the president of Indian National Congress during 1915 session?
अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है ये आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि जो 1915 वाला सेशन था ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ना तो पर्सन इंपॉर्टेंट था ना कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था। इस सेशन में केवल इतना हुआ था कि कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी कि कौन कौन कांग्रेस में जुड़ सकता है, तो उसकी जो कंडीशंस थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, क्योंकि ये लोग कुछ एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल के लोगों को ऐड करना चाहते थे कांग्रेस में, तो बस कुछ चेंजेस किए थे कंडीशन में। इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, एसपी सिन्हा भी कहते हैं इनको। अब देखो इंपॉर्टेंट सेशंस देख लो। 1885 में कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कांग्रेस बना था, तो ये पहला कांग्रेस सेशन भी ऑफकोर्स उसी ईयर में हुआ था। तो पहले सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी, ठीक है, और ये सेशन कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में। और कांग्रेस का जो फाउंडेशन हुआ था वो किसने किया था, A.O. ह्यूम ने, ठीक है। फिर 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हुआ था, सूरत में ये सेशन हुआ था। कांग्रेस स्प्लिट में क्या हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स यानी कि गरम दल और नरम दल ये दोनों अलग हो गए थे। फिर 1916 में कांग्रेस मर्जर हुआ, पैक्ट विथ मुस्लिम लीग, ठीक है, ये लखनऊ में ये सेशन हुआ था, इसमें मुस्लिम और कांग्रेस एक साथ आ गए थे, ठीक है। फिर 1924 में महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे, ये कहाँ पे हुआ था, ये बेलगांव में हुआ था। अब इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ था, लेकिन गांधी जी का नाम ही एक ब्रांड है, तो क्योंकि ये प्रेसिडेंट बने थे तो बस इसीलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। फिर 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया गया था, और ये सेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। फिर देख लो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बना था, बदरुद्दीन त्याबजी बने थे, ये सेशन मद्रास में हुआ था। फिर पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन बने थे, जॉर्ज जूल, जो कि इलाहाबाद में सेशन में हुआ था। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ये थी एनी बेसेंट, जो कि कैलकाटा में का सेशन हुआ था। तो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट हो गई, लेकिन फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ये थी सरोजनी नायडू, और ये सेशन हुआ था कानपुर में। अगला क्वेश्चन है द एक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इज। अब देखो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आया था, तो ये 1909 में आया था ना, तो आंसर भी यही हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देखो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया। अब इसमें क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्शन। 1919 में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आया था, इसका फुल फॉर्म है मॉन्टेग सेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। साथ में इसी साल में रॉलेट एक्ट भी आया था। रॉलेट एक्ट में क्या था, टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट्स विदाउट ट्रायल, यानी जिस पे भी शक हो उसको चुपचाप उठा के जेल में डाल दो, चाहे कोई सबूत हो या ना हो, और कोई भी ट्रायल वगैरह नहीं चलाना, बस जेल में डाल देना। और साथ में 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था अमृतसर में, और इसका ऑर्डर किसने दिया था, जनरल डायर ने। फिर ये बाकी चीजें भी आप देख लो, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, ये हिंदी में है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी देख लो कि पहला जो था वो 1930 में आया था, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द कोया रिबेलियन टुक प्लेस इन द ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट। अब देखो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ये जो कोया रिबेलियन है ये एक ट्राइबल मूवमेंट था, ठीक है, ये एक ट्राइबल रिबेलियन था जो कि 1879 से 1880 तक हुआ था। अब पॉलिटिक के 13 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से ये है टॉपिक वाइज वेटेज। सबसे पहले आर्टिकल्स के साथ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 280 में क्या आता है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो देखो फाइनेंस कमीशन आता है आर्टिकल 280 में, ठीक है। ये जो एडवोकेट जनरल लिखा है पूरा लिखा नहीं है, ये स्टेट का होता है, ठीक है, ये किसी भी स्टेट का, हर स्टेट का अपना एडवोकेट जनरल होता है। तो जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इसका आर्टिकल है 165 में, इसको अपॉइंट कौन करता है, ऑफकोर्स जो स्टेट का राजा होता है यानी गवर्नर, ठीक है, मतलब इसको अपॉइंट करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
ये है आर्टिकल 76 में। इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है आर्टिकल 148 में। यूपीएससी और एसपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आते हैं आर्टिकल 315 में। फिर इलेक्शन कमीशन, ये याद रखना 324 में है। फिर नेशनल कमीशन एससी का, एसटी का और ओबीसी का, तो एससी का है आर्टिकल 338 में, एसटी का 338A में और ओबीसी का 338B में। एसटी और ओबीसी वाले बाद में ऐड किए थे। ये हिंदी में है। Which part of the Constitution of India consists of the idea of a welfare state? तो इसका सिंपल सा आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। शॉर्ट फॉर्म में इसको डीपीएसपी भी कहते हैं। ये कौन से पार्ट में है? ये है पार्ट 4 में, ठीक है। और ये इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? ये है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, ठीक है। Which article of the Constitution of India empowers a High Court to issue a writ? तो हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल से रिट जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 226। और अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछता है तो हो जाएगा 32, ठीक है। जो आर्टिकल 143 है, ये क्या है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी प्रेसिडेंट जब भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, उससे सलाह ले सकता है, ठीक है, एडवाइस ले सकता है। Which article of the Constitution of India lays down that an Indian citizen has the right to use any restaurant, road or public place? अब एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15 का सेकंड, ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब सेकंड पैराग्राफ। जैसे आर्टिकल्स में पैराग्राफ्स होते हैं ना, तो जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें लिखा है रेस्टोरेंट, रोड या पब्लिक प्लेस। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप अगर कोई भी रेस्टोरेंट, रोड या पब्लिक प्लेस यूज करना चाहते हैं तो आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, क्रीड, इसके बेस पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको पैराग्राफ सारे याद करने, जो भी आर्टिकल 15 का मेन वो क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सेक्स, कास्ट, रिलीजन वगैरह के बेस पे। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन भी थोड़ा पूरा नहीं दिया, बट ठीक है। बाकी चीज़ें तो वैसे भी आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आर्टिकल 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। आर्टिकल 14 में क्या है? राइट टू इक्वलिटी। और आर्टिकल 16 में क्या है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट्स कैन बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 एंड 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो रेट कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। 5 टाइप्स के कौन कौन से हैं? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और वो वारंटो। तो इनको डिस्कस भी कर लेते हैं हम। जो हैबियस कॉर्पस होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब जो बॉडी है उसको पेश करो, ठीक है। मतलब लाश नहीं, मरी हुई बॉडी नहीं, जिंदा उस आदमी को पेश करो, उसकी बॉडी को पेश करो, ठीक है। तो इस रेट में क्या होता है कि कोर्ट ऑर्डर देता है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। और अगर इलीगल बेस पे, ठीक है, अगर इलीगली उसको अरेस्ट किया गया है तो कोर्ट ऑर्डर देता है उसको फ्री करने का, ठीक है। ये प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटीज दोनों के अगेंस्ट इशू हो सकता है, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट वाले भी किसी को मतलब डिटेंशन में रखते हैं, अपने पास पकड़ के रखते हैं, तो भी ये रेट इशू होता है। और पब्लिक अथॉरिटीज में जैसे पुलिस वगैरह अरेस्ट कर लेते हैं इलीगली, तो फिर आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो वो रेट जारी करेगा, हैबियस कॉर्पस। ये हिंदी में है। फिर दूसरा रेट है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। तो देखो, अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल यानी सरकारी जो ऑफिशियल हैं, पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, अगर वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 और 226 के तहत। तो वो मैंडमस रेट जारी करेगा कि अपना काम ढंग से करो, ठीक है। अब जो मैंडमस है वो पब्लिक बॉडी, किसी भी कॉरपोरेशन या फिर अपनी सी निचली कोर्ट को इशू कर सकता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल या फिर गवर्नमेंट, सरकार को भी ये इशू किया जा सकता है। अगर सरकार भी ढंग से काम नहीं कर रही तो मैंडमस सरकार को भी इशू किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें फ़र्क बस ये है
कि हैबियस कॉर्पस जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल को भी इशू किया जा सकता है, लेकिन मैंडमस प्राइवेट को इशू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो मैंडमस और किसके अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता, जो भारत का प्रेसिडेंट है, स्टेट के जो गवर्नर हैं और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके अगेंस्ट ये इशू नहीं हो सकता है। हिंदी में हो गया। फिर तीसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, यानी कि मना करना। तो इसमें क्या होता है कि जो हायर कोर्ट है वो अपने से लोअर कोर्ट को, अपने से नीचे की कोर्ट को मना कर सकती है। ठीक है, ये रिट जारी करके, प्रोहिबिशन की रिट जारी करके मना कर सकती है अगर कोई जो लोअर कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके कोई काम कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई केस लिया है जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट से रिलेटेड है। मतलब मान लो दो आदमी हैं, दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और जो क्राइम हुआ है वो भी महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, लेकिन जो केस चल रहा है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, प्रोहिबिशन का रिट जारी कर सकता है कि ये केस तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करके फॉरबिड कर सकता है, रोक सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट को। ठीक है, अब ये जो रिट है प्रोहिबिशन वाली, ये केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट जारी किया जा सकता है। ठीक है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज या फिर प्राइवेट बॉडीज के खिलाफ नहीं जारी कर सकते। ये हिंदी में हो गया। अब चौथा है सर्टियोरेरी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है कि ये रिट जारी करके जो हायर कोर्ट होता है वो अपनी निचली कोर्ट से या फिर किसी अथॉरिटी से, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से पूछता है कि तुम ये किस बेस पे कर रहे हो। ठीक है, मतलब तुम गलत कर रहे हो। इंक्वायरी, एक तरीके से इंक्वायरी होती है ये, और अगर वो गलत पाया जाता है तो उस पर रोक भी लगा दी जाती है। ठीक है, और जो कोर्ट की अगर हम बात करें तो जो हायर कोर्ट होता है, मान लो सुप्रीम कोर्ट है और उससे लोअर कोर्ट क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऐसा केस लिया है जिसमें वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया, ठीक है, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके उसने ऑर्डर पास कर दिया है, जैसे कि मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था ना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई केस सुनवाई कर रहा था, मान लो उसने उस केस में ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, मतलब उस केस का निपटारा कर दिया, ऑर्डर दे दिया है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी करके वो केस खत्म कर सकता है, वो ऑर्डर को खत्म कर सकता है। ठीक है, तो ये तो तब होता है जब किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाए, ठीक है, अप्लाई करे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहें तो वो खुद से भी हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कह सकता है कि अगर आपके पास कोई ऐसे केस हैं जो आप नहीं संभाल पा रहे हैं या फिर आपसे नहीं हो पा रहा, बहुत लंबा चल रहा है, जो भी है, अगर वो हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं तो वो केस हमको दे दीजिए। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ केस, ठीक है, मतलब केस ट्रांसफर भी करवा सकते हैं जो कि पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, देखो प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी में डिफरेंस क्या है। प्रोहिबिशन में रोक लगती है, ठीक है, कोई भी केस चल रहा है, अगर वो केस उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है तो उसका जो उससे बड़ा कोर्ट है वो प्रोहिबिशन रिट का इस्तेमाल करके उस केस पे रोक लगा सकता है कि तुम ये केस आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। और सर्टियोरेरी में क्या होता है कि अगर ऑर्डर पास हो चुका है, मतलब वो केस खत्म हो चुका है, तो इस रिट का, सर्टियोरेरी रिट का इस्तेमाल करके वो उस ऑर्डर को क्वेश कर सकता है, यानी खत्म कर सकता है। ठीक है, और साथ में उसको मतलब क्योर भी कर सकता है, अगर कुछ और ऑर्डर देना है कि मतलब ये ऑर्डर गलत था, इसमें ये इंप्रूवमेंट करनी थी, तो वो चीज़ें भी की जा सकती हैं। ठीक है, और बाकी जो मैंने ट्रांसफ़र ऑफ केस बताया ये तो खुद से करते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने अप्लाई किया तो करना, वो उनकी खुद की मर्जी होती है कि मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसे केस हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोला कि आपके पास कुछ ऐसे केस हैं जो कि पेंडिंग पड़े हों, आपसे ना हो रहे हों और हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हो, तो हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम देख लेते हैं। ठीक है, वो अलग चीज़ है। अब देखो 1991 के पहले क्या होता था, ये रिट जो है केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट होती थी, लेकिन 1991 के बाद ये अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को भी जारी किए जा सकते हैं। हिंदी में हो गया ये।
अब पांचवा और आखिरी है क्वो वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी इलीगल तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है, मान लो किसी कोई पब्लिक पोस्ट है, उसकी जो मैक्सिमम एज है वो है 65 ईयर्स, ठीक है, लेकिन एक पर्सन है जो कि 67 ईयर्स का है, 67 ईयर्स का है और वो उस पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है और उससे पूछ सकता है कि बताओ तुम जब मैक्सिमम में 65 है तो तुम 67 ईयर्स के हो के उस पोस्ट पे कैसे बैठो। और जब गलत पाया जाता है, वो मतलब जवाब सही से नहीं दे पाता है, तो उस बंदे को निकाल सकता है और वो पोस्ट जो है वैकेंट कर सकता है, मतलब खाली कर सकता है, ठीक है। अभी जो क्वो वारंटो है, ये केवल सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस जो कि परमानेंट कैरेक्टर के होते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाए गए होते हैं, उनके खिलाफ जारी हो सकते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट या जो मिनिस्ट्रियल ऑफिस होते हैं उनके खिलाफ ये रेट जारी नहीं होती है। ये हिंदी में हो गया। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द डैश। तो इसका आंसर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बाकी जो प्रेसिडेंट है कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 52। Which of the following articles mentions about a uniform civil code throughout the territory of India? तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44। अब देखो जो आर्टिकल 50 है उसमें क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। आर्टिकल 40 इसका क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। उसके बाद आर्टिकल 39 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 39 ए इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि न्याय इक्वल मिलना चाहिए और अगर किसी के पास पैसे नहीं है वकीलों वगैरह के लिए तो उसको फ्री में लीगल एड मिलना चाहिए, यानी कि फ्री में वकील वगैरह दे दिया, ठीक है। अब अमेंडमेंट्स का एक क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements are correct regarding the Supreme Court judgment on validity of 103rd Constitutional Amendment Act? तो 103rd Constitutional Amendment पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, तो इन तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो ए जो है वो क्या है? The Supreme Court of India's constitutional bench for this case consisted of 5 judges, तो ये सही हो गया, 5 जज थे। फिर बी में क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपहोल्ड्स 10% ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन विथ 3-2 मेजोरिटी, ये भी सही है। सी में क्या है? एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज वैलिड ऑल्दो इट इज वायोलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी ओनली। हिंदी में है ये। अब पार्लियामेंट के 2 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द रिटायर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू अ मंथली पेंशन ऑफ 2.5 लाख। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछ लिया है कि मतलब मंथली पेंशन वगैरह कितनी मिलती है, सब ऑप्शन में है। ही ऑब्लिक शी इज एंटाइटल्ड टू अ सेक्रेटरियल स्टाफ कंप्राइजिंग अ प्राइवेट सेक्रेटरी, a personal assistant, an additional private secretary, 2 peons, and office expenses up to rupees 1 lakh per annum. He oblique she is also entitled to free highest class travel anywhere in India accompanied by one person by rail, air or steamer. तो ये तीनों चीजें सही हैं, लेकिन क्वेश्चन डीप है, तो आंसर यही होगा ए, बी एंड सी। ये हिंदी में है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा? तो इसका आंसर है दी मनी बिल, ठीक है। ये जो मनी बिल होता है
ये आता है आर्टिकल 110 में, ठीक है, 110 में। ये मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में जाता तो है, लेकिन राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होती कि उसको रिजेक्ट कर दें। जो बाकी बिल्स होती हैं वो या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो, कहीं भी कर सकते हैं, पास दोनों को करना पड़ता है। अगर किसी एक ने भी रिजेक्ट किया तो वो बिल रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और उसके बाद राज्यसभा में जाता है, लेकिन इनके पास पावर नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर दें, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो अगर उनको कुछ गलत लगता है वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि हमें ये चीज़ें गलत लग रही हैं, आप इसकी जगह पे ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो अपनी रिकमेंडेशन भेज सकते हैं, तो लोकसभा में जाएगा। लेकिन लोकसभा की मर्जी है, वो बात माने चाहे ना माने, ठीक है। अगर नहीं मानेंगे तो बिल वैसे के वैसा पास हो जाएगा, ठीक है। अब मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन देखेंगे। In India, who among the following is responsible for auditing all receipts and expenditure of the union and state governments? तो ऑडिटिंग का काम कौन करेगा? ऑडिटर करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन इंडिया, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट? तो कौन, ये तो मैंने बताया ही, कौन करेगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। When was the none of the above nota ballot option first implemented in India? तो जो वोट देने जाते हो उसमें जो नोटा का बटन होता है कि इनमें से ऊपर जितने भी उनमें से किसी को वोट नहीं देना चाहता, तो वो कब आया था वो ऑप्शन? 2013 में, ठीक है। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो टेलीग्राम पे तो आप सिंपली सर्च करिए एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप का नया फीचर आया है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको पहले व्हाट्सएप को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस चैनल का फीचर ये भी कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो किसी को शो नहीं होगा, मतलब किसी को नहीं, एडमिन को भी नहीं, यानी मुझे भी शो नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।